ठीक है, ये बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर है ना? पहले स्टेप में मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, सेकेंड स्टेप में पायरो, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में वो बना देता है पायरो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना? तो ये थोड़ा प्रोसेस ध्यान रखना है। ये उसी के मैग्नीज है, यहाँ तक कर चुके थे हम लोग। ठीक है, अब इसकी जैसे रिएक्शंस की हम लोग बात करें तो P4 का रिएक्शन जैसे हम लोग किसी ऑक्सी एसिड से कराते हैं। ऑक्सी एसिड जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, सपोज नाइट्रिक एसिड ले लिया, और इसके रिएक्शन आपको पूछी आ रही है, तो आपको करना क्या है? वो P4 क्या है? बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एसिड है। तो ये नाइट्रिक एसिड से क्या निकाल देगा? वाटर, है ना? अब नाइट्रिक एसिड से 1 मोल वाटर अगर निकालो तो बताओ क्या बनेगा? ऑक्साइड क्या बनेगा? N2O5, है ना? तो N2O5 बनेगा। सही है ना? अच्छा, लेकिन ये 1 मोल पानी पी के ये क्या बनाएगा? अरे पहले स्टेप में क्या बनता है? Sp4O10 अगर पहले स्टेप में हाइड्रोलाइज होगा तो बीटा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑक्सी एसिड है वो तो अपना करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना देगा, लेकिन ये पानी पी के मोटा हो जाएगा, वो ये क्या बना देगा? ये बीटा फॉस्फोरिक एसिड बना देगा। ठीक है, हाँ, फर्स्ट स्टेप वाला ही बनाना, क्योंकि जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, दिस इज नॉट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो इसमें आप H3PO4 मत बनाइएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, है ना? अगर आपके पास इसकी फोटो कॉपी होगी तो मैं क्या, आपको पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं तो पूरी लिखनी पड़ेगी। तो एक प्रोडक्ट लिख लीजिए N25, सेकंड क्या बन जाएगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्लियर? अगली आप ही को बतानी, देखो मैं नहीं बताने वाला ये। बताओ। सल्फर ट्राइऑक्साइड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, क्या क्या होगा फिर से बताओ? सल्फर ट्राइऑक्साइड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, बिल्कुल सही, करेक्ट। SO3 बन जाएगा और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बहुत बढ़िया बेटा, है ना? थर्ड वाली बता दीजिए। परक्लोरिक एसिड से परक्लोरिक एसिड का एनेंड्राइड बना दीजिए, ऑक्साइड है ना, इससे 1 मोल वाटर आप निकाल लीजिए तो ये बना देगा Cl2O7। ठीक है, ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे ना, 8 में से 1 निकल जाएगा वाटर में तो बचेंगे 7, Cl2O7 प्लस मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। P4 is a very good dehydrating agent and when it reacts with any oxy acid, कोई भी ऑक्सी एसिड हो, नाइट्रोजन का कोई ऑक्सी एसिड, सल्फर का, फास्फोरस का, हेलोजन का ऑक्सी एसिड, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? उसके ऑक्सी एसिड से वाटर आप निकाल के उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना दीजिए, और वो P4O10 है वो बना देगा मेटाफॉस्फोरिक। ठीक, क्लियर है? बोलो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जैसे एसिटिक एसिड। जैसे एक आपको बताता हूँ, जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया आपने, कोई भी ले लो, एसिटिक एसिड तो बहुत कॉमन हो गया, आप लो थैलिक एसिड। ठीक है, और थैलिक एसिड का रिएक्शन करा दो P4O10 के साथ, बताओ बेटा क्या बनेगा? 1 मोल पानी निकालो, क्या इसमें इससे आसान हो क्या सकता है? इसका H, इसका OH, निकल गया पानी, क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड। ये थैलिक एसिड था तो इसने बना दिया थैलिक एनहाइड्राइड। बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, बहुत पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सॉरी। और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेटाफॉस्फोरिक। अगर आपसे बाई प्रोडक्ट नहीं पूछा जाए, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट ही पूछे जाते हैं, है ना? इनऑर्गेनिक वाले बाई प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो भी पता होना चाहिए वो क्या बनेगा? मेटाफॉस्फोरिक। ये थैलिक, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। हाउ इज हाइड्रोजन प्रिपेयर्ड? हाइड्रोजन
का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? हाइड्रोजन का बनाने का मेथड थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का होता है ना? कोई बता सकता है हाइड्रोजन का? पहले तो फॉर्मूला बताओ हाइड्रोजन का फॉर्मूला। N2H4। N2H4, ठीक है, NH2 NH2, बहुत बढ़िया। अब ये बनता कैसे है? कैसे बनाया इसको? हाइड्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई तो बताओ। हाइड्रोजन का सबसे जो मेन मेथड है वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हाइड्रोजन कैसे बनना चाहिए? अच्छा, थोड़ा गेस मारो, किस कंपाउंड से बनना चाहिए? नाइट्रोजन के किस कंपाउंड से बनना चाहिए हाइड्रोजन? यूरिया है, बोलो बोलो। यूरिया यूरिया से, यूरिया से हाइड्रोजन बनना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, है ना? अब ऐसा क्या करेंगे CO निकल जाए, हाइड्रोजन बन जाएगा। यूरिया से CO हटाना है, कुछ बताओ भाई। कोई ऐसा ऑर्गेनिक में कोई ऐसा रीजेंट है जो CO को हटा दे, सीधे डायरेक्ट उड़ा दे, खत्म कर दे, NH2 NH2 आपस में जोड़ के बना दे NH2 NH2 में? सर अमोनिया का डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे तो भी बन सकता है। अमोनिया का डिहाइड्रोजनेशन, है ना? अमोनिया से क्या करें? हाइड्रोजन निकालना है ना? यस सर, 2 अमोनिया ले लें, उससे H2 निकला है, उससे H2 निकालते हैं तो बन जाएगा NH2 NH2 में अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसके लिए कौन सा एजेंट है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन कराने के लिए क्या कौन सा एजेंट होता है? मतलब सही जा रहे हो थोड़ा सा। चलो, थोड़ा इसलिए पूछा था ना कि थोड़ा सा आप लोग को मान लो कोई रिएक्शन नहीं बताया, थोड़ा सा गेस करोगे तो आंसर मिल जाएगा। एक आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं, लेकिन तब भी पूछ रहा हूँ। ऑर्गेनिक में है हॉफमैन ब्रोमाइड, यस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ी है सभी ने? किस मतलब नाम तो सुना ही होगा यार। उसमें हम लोग कोई एमाइड लेते हैं हम लोग, है ना? और उसकी रिएक्शन कैसे कराते हैं? Br2 प्लस NaOH, तो CO निकल जाता है। मतलब वो पूरी मैकेनिज्म होती है, 4 स्टेप की मैकेनिज्म होती है पूरी। अब मैकेनिज्म से बताने से रहा आपको, मैं सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, है ना? तो CO निकल के क्या बन जाता है? 1 डिग्री अमीन बन जाता है। प्राइमरी अमीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड होता है। बाकी वो Na2CO3 वगैरह बन जाता है, NaBr बन जाता है, वाटर बन जाता है ना? बोलो। तो इसका ये वाला रिएजेंट जो है ये हमारे काम का है, Br2 प्लस NaOH, या इसकी जगह Br2 प्लस KOH भी ले सकते हो। मतलब NaOH जगह KOH कोई स्ट्रॉन्ग बेस देना होता है उसमें, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस अगर एमाइड के साथ कराते तो CO निकल जाता है। अब जैसे पहले अचित ने बताया था ना कि यूरिया से बनाना है, तो यूरिया से बना सकते हैं, यूरिया से बना सकते हैं, लेकिन आपको रिएजेंट यही करा लेना पड़ेगा, Br2 प्लस NaOH। हाइड्रोजन बनाने का बहुत अच्छा मेथड होता है, यूरिया प्लस Br2 प्लस NaOH। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 और Br2 प्लस NaOH प्लस है ना, Br2 प्लस KOH, मतलब ब्रोमीन के साथ स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है ना? तो ये CO निकल जाएगा, वो उसकी मैकेनिज्म होती है पूरी। अभी आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो मेन इनऑर्गेनिक में कौन आपसे मैकेनिज्म पूछेगा? ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो
अचित ने बताया सही था, बस उसको पता नहीं होगा हॉफमैन फ्लोराइड उसको पढ़ी ना उसने। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। एक मेथड और होता है, ये एक्चुअली थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक आपको मैं परफेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेथड बताता हूँ, जो आपके हो सकता है कि बुक में दिया भी हो। वो हम लोग अमोनिया से ही बनाते हैं, ठीक है, और अमोनिया का रिएक्शन करा देते हैं NaOCl के साथ, ठीक है। अमोनिया का रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इसमें जिलेटिन की प्रेजेंस में ही कराते हैं। जिलेटिन क्या होता है? ये एक तरह का सॉल्वेंट होता है। ये आप कोई सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे। जिलेटिन आपका लायोफिलिक टाइप का सॉल होता है ना। पानी के अंदर ये एक्शन नहीं कराया जाता, जिलेटिन सॉल्वेंट को यूज करते हैं। देन आपका अमोनिया हाइड्रोजन बनने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर पानी मिल गया ना तो वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, इसलिए सॉल्वेंट पानी नहीं देते। तो ये वाला मेथड आप जो लोग जरूर नोट कर लीजिए। ये आपका मेन मेथड है, अमोनिया से बना सकते हैं, बट अमोनिया की रिएक्शन किससे करानी होगी? सोडियम हाइपोक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ जिलेटिन, क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में नहीं होती। बहुत स्पेसिफिक टाइप का मेथड है। तो दूसरा हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड भी है, ठीक है ना। चलो ये वाला जरूर नोट कर लीजिए, ये ज्यादा मेन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मामले में। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड कह रहा है नाइट्रिक एसिड रिएक्शन P4O10 से करा रहे भैया, अभी आपने बताया है, बताओ क्या होता है नाइट्रिक एसिड प्लस P4O10। हाँ, ये तो समझ में आई होगा। P2O5 यहाँ पर क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये प्यासी आत्मा है, ये वाटर निकाल लेगा और नाइट्रिक एसिड का करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बन जाएगा N2O5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 40 नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन P4O10 मॉलिक्यूल। P4O10 में ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज हैं? अब हम लोग को P4O10 के स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। P4O10 में देखा जाए तो 10 ऑक्सीजन है ना। P4O10 का ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखो 1 2 3 4 4 तो डबली बॉन्डेड है ना, बाकी 6 वो ब्रिज वाले हैं, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कितने ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पर हम लोग ने एक बात करी थी डिस्कशन, देखो P4O6 वाले स्ट्रक्चर में बना भी हुआ है। ये जो ब्रिज वाले ऑक्सीजन होते हैं, है ना, ये ब्रिज वाले ऑक्सीजन, ये अपने लेफ्ट और राइट जो फास्फोरस है इनके साथ बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इन ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर होता है, वैसे तो 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन 2 में से कोई एक लोन पेयर जो उसके d ऑर्बिटल के सेम प्लेन पे लाई कर रहा होगा, वो उसके साथ p पाई d पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp2 आता है ना। अब बताओ कितने ऑक्सीजन ब्रिज ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये जितने ब्रिज ऑक्सीजन है, यहाँ डायग्राम में मैंने एक को ही दिखाया है, लेकिन ये जितने ब्रिज, जैसे ये वाला है तो ये भी तो p पाई d पाई बॉन्डिंग कर रहा होगा, है ना, अपने पड़ोस वाले दोनों फास्फोरस के साथ। तो इसका मतलब ये 6 के 6 अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ये बेटा P4O6 में 6 के 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिड है P4O6 में। अच्छा P4O10 में कितने हैं? सर 10 नहीं है सर 6। ये वाला ऑक्सीजन p पाई d पाई बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रहा है ना, वो ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड, तो वो बैक बॉन्डिंग क्यों करेगा? बैक बॉन्डिंग ये वाले करेंगे जो सिंगली बॉन्डेड है ना, ब्रिज ऑक्सीजन वाले, है ना। तो इसमें ये 6 वाले, ये 6 ही करते हैं, ठीक है। ओके सर। डबली बैक बॉन्डिंग वही एटम, वही हेटेरो एटम बनाते हैं जो सिंगली बॉन्डेड भी हो, मल्टीपल बॉन्ड से नहीं है। तो इसका आंसर भी 6 ही है, ठीक है। तो आंसर इसका लिख लीजिए 6। इंटीजर टाइप है, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे कि 6 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। आगे समझो क्लियर हो गया? यस। चलो भाई ये वाले भी बता दो,
A pale blue liquid is obtained by equimolar mixture of two gases at -30. पेल ब्लू कलर का कौन सा लिक्विड है जो दो उस गैसों की इक्विमोलर मिक्सचर से तैयार होता है -30 डिग्री सेल्सियस? N2O3। Yes. बेटा नाइट्रोजन का एक ही ऑक्साइड ऐसा होता है जो -30 पे बनता है और उसका कलर पेल ब्लू होता है। ये हिंट अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है ना। -30 डिग्री सेल्सियस याद करो, NO प्लस NO2 या 2 मोल NO2 के मिला दो तो क्या बन जाएगा? N2O। अगर इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर ले लें, लो टेम्परेचर -30 पे रिएक्शन कराए तो ये दोनों ऑक्साइड मिलके क्या बना देते हैं? N2O3, है ना। N2O3 बनाने का ये लैब मेथड है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये बहुत फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है अपने आप में, ये याद रखिएगा, ठीक है। NO और N2O के इक्विमोलर मिक्सचर से बनता है। अच्छा, इसके नीचे वाला भी एक देख लो, 7 नंबर, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। 2005 में आए हुए हैं क्वेश्चन ये। फास्फोरस का थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रो पढ़ चुके हो सब, दिवाली में धमाके जितने किए ना उतने थ्योरी भी धमाके हो गए, उड़ गई। ब्लैक फास्फोरस, हाँ, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल ब्लैक फास्फोरस होता है ना, ठीक है। आंसर है ब्लैक फास्फोरस। चलो अच्छा, ये वाला बता दो, द कंपाउंड्स व्हिच जनरेट नाइट्रोजन अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन बिलो 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कौन सा कंपाउंड है 300 के नीचे डिकम्पोज करने पे, थर्मली डिकम्पोज करने पे नाइट्रोजन गैस देता है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर डिकम्पोज हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, तो इसका कंपाउंड बनेगा N2O। N2O है ना, ये तो N2 नहीं देने वाला, ठीक है, सही है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो N2 बनती है, तो ये तो बहुत मेन मेथड है, ठीक है। बेरियम एजाइड, ये आपको याद करो, मेटल एजाइड को हीट किया था तो गैस कौन बन रही थी? नाइट्रोजन ही बन रही थी, नाइट्रोजन का मेन मेथड है। और मैग्नीशियम नाइट्राइड, देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड को हीट करने पे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि नाइट्राइड जितने होते हैं उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो उनको हीट करते रहोगे कोई गैस वैस नहीं निकलेगी, बहुत स्टेबल होता है। हाँ, इसको पानी के अंदर डाल दो अमोनिया बनने लगेगी, हाइड्रोलिसिस कराने पे अमोनिया बनेगी, लेकिन हीट करने पे कुछ नहीं बनेगा। मतलब हीट करने पे नाइट्रोजन दो ही केस में बन रहे, एक तो अमोनियम डाइक्रोमेट, दूसरा बेरियम एजाइड, ठीक है। तो आंसर आपका BNC है ना, BC हो जाएगा। चलो भाई, ये वाला भी बता दो, नंबर ऑफ PO बॉन्ड इन P4O6, ठीक है ना, क्योंकि POP बॉन्ड होते हैं 6, POP बॉन्ड का नंबर कितना होता है? 6, तो PO बॉन्ड उसके डबल हो जाएंगे, है ना, 6 का डबल मतलब 12 हो जाए। ये देखो जेई में आया हुआ 2018 में, हाँ, आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। फास्फोरस के ऑक्साइड नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्साइड हो गए, अब ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्साइड। ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्साइड में पहला ऑक्साइड है ओजोन गैस, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का ऑक्साइड एक तो O2 है, O2 की रिएक्शन तो हम लोग हर कंपाउंड में अलग ही से पढ़ लेते हैं, तो उसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, और ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है वो ओजोन, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ खास बातें हैं, पहले जो की पॉइंट है वो पहले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहला की पॉइंट है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली डैश 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 स्टेबल देन ऑक्सीजन, है ना। आपको बताना है यहाँ पे लेस लिखे कि मोर लिखे, यहाँ पे मोर फिल करें कि लेस फिल करें, बताओ। ओजोन ऑक्सीजन से मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है कि लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? लेस, लेस, है ना।
ठीक है, गुड। ओजोन ऑक्सीजन से बहुत ही लेस थर्मोडायनामिक स्टेबल है। ऐसा सोचो ना, नेचर में ओजोन, एयर में ओजोन ज्यादा पाई जाती है कि ऑक्सीजन परसेंटेज में? ऑब्वियस है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पाई जाती है। ओजोन का परसेंट देखोगे तो 0.000 कुछ परसेंट में होगी एयर में, ना के बराबर होगी, क्योंकि ओजोन मेन अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, वो ओजोन लेयर के फॉर्म में, ठीक है। एयर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलती है। तो ओजोन थर्मोडायनेमिकली बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। तो लिख लीजिए, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन, है ना। नेचर में जो इलेक्ट्रो ज्यादा परसेंट में एग्जिस्ट करता है वही थर्मोडायनेमिक मोस्ट, ठीक है। मतलब नेचर जिसको बनाना चाहे, है ना, नेचर में जो इलेक्ट्रो ज्यादा डोमिनेंट है, जिसका एग्जिस्ट परसेंटेज एबंडेंस ज्यादा है, वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक है। तो लेस यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन है ओजोन के लिए कि ओजोन नेचर में तीनों फेस में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओजोन नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलती है, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में, उसके तीनों फेस में एग्जिस्ट करती है। हाँ, ओजोन रूम टेम्परेचर में देखा जाए तो गैस होती है, डार्क ब्लू कलर की गैस होती है। रूम टेम्परेचर पे ओजोन की फिजिकल स्टेट क्या है? गैस, डार्क ब्लू कलर की गैस होती है। लेकिन इसको अगर ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, थोड़ा प्रेशर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर लो किया जाए, तो ये लिक्विफाइड हो जाती है। वैसे भी गैसें जनरली हाई प्रेशर लगाने पे क्या होती है? लिक्विफाइड हो जाती है। और लिक्विफाइड होने के बाद ओजोन पेल ब्लू कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन ओजोन लिक्विड स्टेट में जब आती है तो उसका कलर क्या होता है? पेल ब्लू लिक्विड। और अगर उसको हम लोग सॉलिडिफाई करें तो ओजोन सॉलिडिफाई भी हो जाती है। उसके सॉलिडिफाई करने पे उसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो वायलेट ब्लैक कलर के क्रिस्टल। तो ये बहुत स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन है ओजोन के रिगार्डिंग। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि कोई गैस है एक्स, उसको कूल किया, उसका कलर क्या हो गया? पेल ब्लू हो गया, और सॉलिडिफाई करने पे वायलेट ब्लैक क्रिस्टल मिल गया, तो समझ जाना ओजोन के बारे में वो आपको हिंट दे रहा है उस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह का बिहेवियर गैसों में ओजोन का ही देखा जाता है। ये पर्टिकुलर कलर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन गैस जो होती है वो टर्पेंटाइन ऑयल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ओजोन को टर्पेंटाइन ऑयल से पास कराए, टर्पेंटाइन ऑयल मिट्टी का तेल होता है, ठीक है, अगर उससे पास कराए तो वो ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन के लिए जो एब्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं लिक्विड के फॉर्म में, वो होता है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। तो ओजोन गैस एब्जॉर्ब बाय, लिख लीजिए, टर्पेंटाइन ऑयल। नहीं, इस पॉइंट में ये नहीं लिखना है, सॉरी। ये पॉइंट एक्चुअली ओजोन लेयर के रिगार्डिंग है ना, नीचे लिखा हुआ है। ओजोन गैस कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। पूरा इसमें लिखा नहीं है, रेडिएशन लिखा होना चाहिए। एक्चुअली रेडिएशन, हम लोग जो रेडिएशन की बात करते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, फलाना ढिमाका, ठीक है। उनमें से कौन सी वेव की एब्जॉर्ब करती है ओजोन? तो ओजोन गैस सेलेक्टिवली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में केवल कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है? यूवी रेडिएशन, है ना। इस पॉइंट में एक्चुअली ये है, वो रेडिएशन के रिगार्डिंग पूछा है उसने कि ओजोन गैस कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ओजोन टॉक्सिक गैस है, स्लाइटली सॉल्युबल वाटर, वाटर में थोड़ी बहुत सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होती है। लेकिन ये देखो लिखा हुआ है, बट कैन बी अब्सॉर्ब बाय टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या ऑयल ऑफ सिनेमन, है ना। मतलब दोनों ऑप्शन है, टर्पेंटाइन ऑयल से भी अब्सॉर्ब हो जाती है, या फिर ऑयल ऑफ सिनेमन भी लिखा तो भी सही होता है, ठीक है। तो ओजोन गैस टर्पेंटाइन ऑयल एज वेल एज ऑयल ऑफ सिनेमन दोनों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ओजोन नेचर वाइज अगर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो डायमैग्नेटिक है, जबकि ऑक्सीजन कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक, है ना। डायमैग्नेटिक क्यों है बताओ भाई, ओजोन क्यों डायमैग्नेटिक है?
हाँ, उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ये वैसे मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम है नहीं। हम लोग एमओटी पढ़ते हैं केवल डायटॉमिक के लिए, तो वो खैर मैं बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें जब एनर्जी लेवल डायग्राम में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ओजोन के रिस्पेक्ट में, ओजोन के 18 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाते हैं। लेकिन जब डायटॉमिक जैसे ऑक्सीजन का हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उसकी फीलिंग करते हैं बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपने बना के देखा होगा कि उसमें एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 यहाँ तक 40 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो एंटी बॉन्डिंग है इसमें इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ओजोन ऑक्सीजन ये मैं जो बना रहा हूँ ये ओजोन के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं ऑक्सीजन के लिए बना रहा हूँ। तो ऑक्सीजन में जो 8 8 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें ऑक्सीजन में तो इस तरह से फिलिंग होती है। तो उसके पास दो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसलिए ऑक्सीजन कैसी गैस है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन ऐसे ही जब ओजोन का करते हैं तो वो फिल्ड हो जाते हैं, सारे उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं। तो इस वजह से ओजोन कैसी डायमेटिक है, तो ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि ट्राइटॉमिक का कोई हम लोग को पढ़ाया नहीं जाएगा, अभी हम लोग के क्लास में है। ठीक है। फिर आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओजोन कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ओजोन बनाने के लिए जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो एक ओजोनाइजर यूज करते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बेटा, ये ओजोनाइजर है। ओजोन बनाने के लिए जो ऑपरेटस इंडस्ट्रियल स्केल में यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर। ओजोन गैस ओजोनाइजर की हेल्प से बनाई जाती है, और एक साइंटिस्ट है सीमेंस, उन्होंने ये ओजोनाइजर बनाया था, ये कंस्ट्रक्ट किया था, इसको सीमेंस ओजोनाइजर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। कि ये एक्चुअली ग्लास की सिलिंड्रिकल ट्यूब देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये ग्लास की सिलिंड्रिकल ट्यूब है ना। इस तरह से यू टाइप का शेप बोला जाता है, यू शेप। ठीक है, यू को लिटा दिया गया है। ठीक है, तो यू शेप की ये सिलिंड्रिकल टाइप की ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, इसके एक एंड से हम लोग प्योर ऑक्सीजन गैस पास कराते हैं, ये समझ लो एंट्री पॉइंट है, और एक इसमें एग्जिट पॉइंट होता है। एक ही एंट्री पॉइंट होता है, एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो इधर से प्योर ऑक्सीजन भेजते हैं। अब आपको लग रहा होगा इधर प्योर ऑक्सीजन भेजेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी। ऑक्सीजन भेजेंगे और से निकलेगी तो यार ओजोन तो बनी नहीं। ये आप जो देख रहे हैं ग्लास की ये जो ग्लास ट्यूब है, इसके चारों तरफ प्लेटिनम की एक फायर लगाई जाती है, मतलब इसके चारों तरफ वो कवर करती है, इनर और आउटर। वो बस डायग्राम में ऐसे दिखाया गया है, तो ये भी परफोरेटेड टाइप की होगी, तभी बीच बीच में थोड़ा गैप बना दिया गया। परफोरेट, इसको लिख लीजिएगा, ये परफोरेटेड प्लेटिनम फायर होती है। ये इसके ऊपर चारों तरफ कोट कर दी जाती है, और इसको हम लोग बैटरी के एक हाई वोल्टेज की बैटरी लेते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं। इसका जो बाहर वाला मतलब आउटर वाला पोर्शन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इनर वाला नेगेटिव टर्मिनल से। तो उससे होगा क्या, देखो उसके बाहर वाली प्लेटिनम की फाइल है उसको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इनर वाली नेगेटिव चार्ज होगी। तो इसके बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो जाएगा। ये एक, इसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोल सकते हो, एक तरह का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर टाइप का यहाँ पे बन जाएगा, है ना। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज आएगा। और बेटा इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है वो कोई छोटा मोटा नहीं रखता है, अप्रोक्सीमेट 10,000 12,000 कुछ वोल्ट के आसपास होता है, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है। अब इतने हाई पोटेंशियल डिफरेंस से अब ऑक्सीजन को हम लोग पास कराते हैं तो ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन होने लगता है। देखो नीचे इसकी मैकेनिज्म लिखी हुई है कि इतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से जब ऑक्सीजन गैस को पास किया जाता है तो इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। साइलेंट मतलब यहाँ पे पहले से कोई गैस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले से कोई गैस हुई ना
तो उसका भी क्या होने लगेगा, डिकम्पोजिशन होने लगेगा, ठीक है। और जब कोई गैस डिकम्पोज होती है तो वहां पे साउंड क्रिएट होती है ना। वो साउंड को कैसे बताया जाए, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो कोई साउंड नहीं क्रिएट होती है। इसके डिकम्पोजिशन को साइलेंट बोलते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक साउंड है, ठीक है। होता क्या है कि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड तबाह हो जाते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। वो उसका सितारा लगा देते हैं, इसको सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं, ये जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि पूरी 100% ऑक्सीजन गैस का डिकम्पोजिशन हो जाए, ये डिकम्पोजिशन पार्शियली होता है। बोलते हैं कि 20 से 30% से ज्यादा ओजोन बनती ही नहीं इस मेथड से। इसका मतलब 20% मान लो फर्स्ट स्टेप में 20 से 30% ही उसका कुछ डिकम्पोजिशन हो रहा है, बाकी जो 70% है ना वो अनरिएक्टेड फॉर्म है, 70-80%। और जो वो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ओजोन के साथ कंबाइन होकर, है ना, ओजोन का फॉर्मेशन, है ना। इन दोनों स्टेप को अगर ऐड कर दें तो आपकी ये रिएक्शन बनती हुई दिखेगी, जिसमें आपको बैलेंस करने के बाद ऐसा लगेगा कि 3 मोल ऑक्सीजन के जब कंबाइन हो रहे हैं तब जाके 2 मोल किसके बन रहे हैं, ओजोन के। अच्छा, ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में एंडोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। इसका डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, ये क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं तो जरा ये फॉर्मूला अगर आप लगा के देखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, वो तो इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही घट रही है, 2 मोल ओजोन से 3 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल ओजोन बन रहे हैं, So एंट्रोपी घट बढ़ रही रही घट रही, घट रही है। गैसों के मोल कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी घट रही, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव है। और नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों टकराएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऐसा बचपन में मैंने पढ़ा था। तो नेगेटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अरे भैया, ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। Yes. ये तो समझ में आ रहा है। तो फिर वो कैसे रही है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। आप सोचो कि रूम टेम्परेचर में हम लोग बना लें वो ऑक्सीजन से ओजोन, ना बाबा ना, कोई नहीं बना पाए। बहुत हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसीलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि इतने ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस में जब कराएंगे रिएक्शन तो ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होने लगती है बहुत। क्योंकि तो हम लोग जो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी की बात करते हैं वो ज्यादातर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, वो वाली जो इक्वेशन से पढ़ाते हैं। तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब कराते हैं तब जाके कुछ परसेंटेज में, देखो इसमें दिया हुआ है कि इस मेथड से जो ओजोन बनती है उसकी यील्ड बहुत पुअर होती है, 5 से 10% ओजोन बन पाती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई मेथड होता भी नहीं है बिना ओजोनाइजर के यूज करें हम लोग ओजोन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये ओजोन का बनाना एक तरह से बहुत डिफिकल्ट टास्क है अगर आप उसको लैब में बनाना चाह रहे हैं। फिर अच्छा सर, वो ओजोन लेयर कैसे बन गई स्ट्रेटोस्फीयर में तो भैया वहां बारिश होती है, बिजली कड़कती है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे डेवलप होता है। ओजोन लेयर कोई 1-2 दिन में थोड़ी ना बनी है, कई ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स में धीरे 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 ओजोन कलेक्ट होती गई है ना। क्योंकि जब वो जो भी फिनोमेना होता है ना, उसमें जब बिजली बिजली कड़कती है बहुत ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होता है, तो धीरे धीरे ओजोन बनती गई, ना जाने कितने ईयर्स में वो ओजोन लेयर बनी है, जो, है ना। बात समझ में आ रही, चलो अच्छा, इतना ज्ञान बहुत है। ओजोन के बारे में और जो बात खास बातें वो भी बता लेते हैं। ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओजोन के बारे में बोलते हैं ओजोन एक्ट्स एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, यूज किया जाता है इसको, लेकिन एसिडिक मीडियम क्या होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में ये बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देती है। किसको किसमें ऑक्सीडाइज करती है, बस हम लोग को इतना याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, है ना। देखो ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको ध्यान रखना है सल्फाइड आयन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है, जैसे लेड सल्फाइड है या कोई भी सल्फाइड है, अगर सल्फाइड आयन को ओजोन ऑक्सीडाइज करेगी तो सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगी। इसमें बस आपको मेन जो प्रोडक्ट है वो पता होना चाहिए कि सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके जाएगा।
तो सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर इसमें आएगा, सल्फेट में जाएगा और जाना भी चाहिए। ओजोन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजेंट है, सल्फर को -2 से +6 में ले जाएगा, मतलब उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, है ना। ये काम कोई छोटा मोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर सकता, ओजोन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजेंट, ठीक है। तो वो सल्फाइड को सीधे सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। नाइट्राइड, नाइट्राइड कंटेनिंग कोई कंपाउंड है, जैसे आयरन नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, उसकी रिएक्शन कभी ओजोन से हो तो नाइट्राइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में, ठीक है। कटायन कुछ भी हो सकता है, कटायन यहाँ मतलब नहीं है, कटायन सोडियम चिपका दे तो हम सोडियम चिपका देंगे, वो बोलेगा NaNO2 की रिएक्शन ओजोन से करा रहे हैं, बोल देंगे NaNO3 बन रहा है, क्योंकि सोडियम का तो थोड़ी ना ऑक्सीडेशन होगा, सोडियम तो +1 में मोस्ट स्टेबल है। अब देखो सल्फाइड आयन कंटेनिंग अगर कोई सॉल्ट है तो सल्फाइड आयन भी सल्फेट में ही जाएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया, सल्फाइड में सल्फर किस ऑक्सीडेशन नंबर में, 4 में, और सल्फर की मैक्सिमम 6 होती है, और ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन में बढ़ाएगा घटाएगा, तो है 4 से 6 पहुंचा दिया, सही है, बढ़िया। आर्सेनाइड, आर्सेनाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा बताओ, आप ही लोग कैसे करो। आर्सेनाइड, आर्सेनाइड को आर्सेनेट में, है ना, AsO3 3- तो AsO4 3-, ठीक है। आर्सेनाइड +3 से +5, आर्सेनिक यहाँ +3 में, प्रोडक्ट साइड +5। स्टेनस किसमें जाएगा, टिन की 4 ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल हो गया, 4+, तो टिन 2 से 4 में जाएगा, है ना। फेरस सल्फेट एसिडिक मीडियम में किसमें जाएगा, फेरस फेरिक में जाएगा, आयरन की मैक्सिमम 3 होती है है ना, ये तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो गेस मार ही सकते हो। आयरन 2 से 3 में जाएगा, फेरस से फेरिक सल्फेट। आपको अगर पोटेशियम फेरोसाइनेट दे दिया जाए, पूछा जाए कि ओजोन से रिएक्शन करा दे, क्या बनना चाहिए, तो K3Fe-CN6, इसमें आयरन 2 से 3 में जाएगा, और इसका मतलब वो पोटेशियम फेरिसाइनेट बना देगा। K3 उसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम फेरिसाइनेट का, K3Fe है ना, जहाँ K4 है वहाँ K3 का बाकी फॉर्मूला वैसा ही है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 3 आने लगेगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनेट में ऑक्सीडाइज होगा, बस यही वो कंपाउंड है जिनको ओजोन ऑक्सीडाइज, लेकिन कुछ इसमें एक ये रिएक्शन आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग से मैंने हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग प्रोडक्ट बनते हैं, और ये पूछी भी जाती है इसलिए ज्यादा। ओजोन की रिएक्शन बेटा कभी Ki के साथ पूछी जाए तो बेटा आप ये जरूर देखिएगा कि वो किस कंडीशन में बैठा हुआ है, Ki न्यूट्रल है कि अल्कलाइन है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग-अलग बनते हैं। न्यूट्रल Ki की रिएक्शन ओजोन से होगी तो आयोडीन बनेगा, ठीक है, बट Ki के साथ कुछ बेस डाल दिया जाए, NaBH मतलब अल्कलाइन मीडियम कर दिया जाए, pH 7 से ज्यादा कर दिया जाए, तो भैया वो I2 बनाएगा तो, लेकिन I2 अब थोड़ा सा आप उसमें लॉजिक लगा सकते हो कि I2 की रिएक्शन अगर बेस के साथ करा दिया NH के साथ, तो क्या बनता था, हॉट एंड कंसंट्रेट NaIO3 बनता था, तो मतलब I2 बनेगा, लेकिन वो बेस से रिएक्ट करके फाइनली क्या बना देगा, NaI3 या KiO3, अगर बेस के, क्योंकि इसमें पोटेशियम है तो मैंने पोटेशियम ही ले लिया है, तो आयोडेट बनने लगते हैं इसमें, सोडियम पोटेशियम जो भी हो उसका आयोडेट बन जाएगा। ये ध्यान रखना है कि Ki की रिएक्शन ओजोन के साथ 2 कंडीशन में होती है, न्यूट्रल Ki के साथ I2 भी बनेगा, है ना, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में I2 डिस्प्रपोर्शनेट होकर क्या बना देगा, KiO3, रिजल्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो KiO3 बनेगा, ठीक है ना, साथ में थोड़ा Ki भी बनेगा, क्योंकि याद करो जब I2 बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो I- में भी जाता है और IO3- में जाता है ना, तो वैसे मेन प्रोडक्ट ये वाला माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा Ki भी बनेगा, ऐसा नहीं कि 100% KiO3 बनेगा, मेन प्रोडक्ट उसका मैंने लिखा हुआ, ठीक है, बोलो भाई। हाँ एक सेकंड, ये इसका मेन प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये ओजोन की जो रिएक्शंस है, ऊपर वाली जो लिस्ट है, बस ये पता होनी चाहिए, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है।
थोड़ा के सा आई वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। ठीक है। हाँ, अब आते हैं एबनॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ ओजोन। ओजोन के कुछ एबनॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी है, वो भी पता होना चाहिए कि भैया एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करता है। देखो भाई, आयोडीन के साथ भी ओजोन की रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी हटके एबनॉर्मल टाइप के, वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आती है, और वो भी दो अलग अलग कंडीशन पे हो रही है ना। पहले समझते हैं ड्राई आयोडीन की, कि अगर आपसे क्यों पूछे कि ड्राई आयोडीन ओजोन से रिएक्ट कर रहा है क्या बनेगा, तो इसमें आयोडीन का एक बड़ा टिपिकल सा ऑक्साइड बनता है, बहुत कम देखने को मिलता है, I4O9। और आयोडीन का एक टिपिकल ऑक्साइड है ये रेयरली आपको बनता हुआ दिखेगा। इसका ये मेन मेथड भी है बनाने का। I4O9 येलो कलर का सॉलिड होता है, लेकिन नेचर वाइज ये आयनिक होता है। ठीक है। I4O9 इसका आयनिक वाला जो फॉर्मूला है मैंने बगल में लिखा हुआ I+IO3- होल प्राइस। इसका कटायन I+ और एनायन है आयोडेट आयन। ठीक है। तो ये ड्राई आयोडीन का रिएक्शन अगर ओजोन से कभी हो तो आपको याद रखना है कि आयोडीन का एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड बनता है, I4O9 रेयरली फॉर्म होता है, येलो कलर का सॉलिड है, और ये नेचर में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लिख लेना, एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। ठीक है। इसका इसको आयनिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते। अब देखो अगली रिएक्शन है मॉइस्ट आयोडीन प्लस ओजोन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्राई और मॉइस्ट में क्या डिफरेंस है? वाटर है, वाटर एसोसिएटेड आयोडीन है तो मॉइस्ट है, और बिल्कुल एनाइट्रस कंडीशन में है तो ड्राई है। तो इसमें पानी भी पड़ा हुआ है ना। इसका मतलब देखो हो गया क्या, अगर लॉजिक लगाया जाए भैया कि जब ड्राई आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है I4, इसका मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा। पानी और पड़ा हुआ, जो भी कहानी हो रही होगी पानी के साथ हो रही होगी, है ना। इसका मतलब ये कंपाउंड बनेगा जरूर, लेकिन वाटर प्रेजेंट है तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। किसकी? I4O9 की हाइड्रोलिसिस। और देखो इसका एनायन देखो क्या है, I3-, तो वाटर से कटायन क्या मिलेंगे ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, I+। तो क्या बनता दिख रहा है, जोड़ो दो, IO3- और H+, आयोडिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है वो आयोडिक एसिड, ये डिफरेंस है। अगर ऊपर वाली रिएक्शन पता है तो नीचे वाली आप इजीली बता सकते हो। ऊपर वाली जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है ना, I4O9। तो ड्राई आयोडीन ओजोन से रिएक्ट करता है, I4O9 बनाता है, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर मॉइस्ट आयोडीन ले लिया है तो उसमें वाटर प्रेजेंट है, और जो वाटर उसमें प्रेजेंट है वो इसकी करा देगा हाइड्रोलिसिस, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये बन जाएगा आयोडिक एसिड। अच्छा सर, हाँ सर बोलो। ऊपर वाली में अगर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना तो सर क्या होगा? हाँ बता सकते हैं, देखो ये इसके आयनिक वाले फॉर्मूले से बताना पड़ेगा। इसमें बेटा देखो एक I+1 में बैठा हुआ है, मतलब ये जो I इसका जो कटायन है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1। लेकिन इसमें जो एनायन में बैठा हुआ है आयोडेट आयन में, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो मुझे +1 एंड +5 बोथ बोलना पड़ेगा, है ना। मतलब या तो ऐसा आंसर टिक मारना पड़ेगा जिसमें दो लिखा हो, +1 एंड +5 बोथ। ठीक है। ओके सर। I4O9 में ये लिख लेना है आप लोग, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +1 दोनों से है ना, क्योंकि कटायन में +1 है और एनायन में जो आयोडीन है उसमें +5, तो दोनों बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। ये स्ट्रक्चर है, ये आयोडिक एसिड का क्या है स्ट्रक्चर, तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद इसकी एक दो रिएक्शन इसके एब्नॉर्मल है, एक तो हम लोग पढ़ चुके, दूसरी है। उसमें क्या है कि ओजोन को जब लोग KOH के सॉल्यूशन में पास करते हैं, ओजोन को किस में पास करते हैं, KOH के सॉल्यूशन में, तो इसमें
एक कंपाउंड बनता है, देखो नाम लिखा हुआ पोटेशियम ओजोनाइड, ये भी टिपिकल टाइप का कंपाउंड है। पोटेशियम ओजोनाइड का फॉर्मूला होता है KO3। क्या फॉर्मूला होता है? ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है और इस कंपाउंड का बनाने का केवल और केवल एक ही मेथड है। पोटेशियम ओजोनाइड बनाने का बस एक सिंगल मेथड है, इसको ओजोन की हेल्प से ही बना सकते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब पास कराते हैं तब ये ऑरेंज कलर का सॉलिड तैयार होता है। तो सिंगल मेथड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पोटेशियम ओजोनाइड बनाने का मेथड वगैरह, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो बस यही पूछेगा अभी ओजोन का रिएक्शन क्यों से करा रहे हैं बताइए। 4 आंसर दे देगा, KO2 दे देगा, K2O दे देगा, KO3 भी डाल देगा, K2O3 एक पोटेशियम का सब ऑक्साइड भी होता है। पोटेशियम के 4 ऑक्साइड बनते हैं, पता है आपको? K2O भी बनता है, KO2 भी बनता है, सुपर ऑक्साइड तो बहुत फेमस है, KO3 और K2O3। वो चारों में एक एक ऑप्शन डालते हैं। तो जिसने रट्टा मारा होगा ये ओजोन की रिएक्शन कैसे होती है, तो क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है, पोटेशियम ओजोनाइड। ठीक है, ध्यान रखना है डिफरेंट टाइप के दोनों एबनॉर्मल रिएक्शन। टेलिंग ऑफ मरकरी ये क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन कम प्रॉपर्टी ज्यादा है। देखो अगर आपको ओजोन गैस का एक तरह का ये टेस्ट भी, ओजोन गैस का एक ये टेस्ट भी माना जाता है। आपको अगर वो ऑक्सीजन गैस ओजोन गैस दोनों गैस दे दिए जाए तो अगर दोनों डिस्टिंग्विश करना हो किसी रिएक्शन के थ्रू तो हम लोग इस प्रोसेस से कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है? ओजोन गैस को अगर जैसे ये मरकरी, ये टैंक आपको दिखाया गया डायग्राम है ना, उसमें आप लोगों ने इतना तो सब पता ही है, हम लोग को अगर कोई मरकरी एक टैंक में मरकरी फिल कर दिया, ठीक है, उसमें कैपिलरी ट्यूब डाल दी है, तो मरकरी का जो मेनिस्कस होता है वो कैसा होता है? मरकरी का कॉन्वेक्स टाइप का मेनिस्कस ऐसा होता है ना। एक कैपिलरी ट्यूब में मरकरी अगर फिल करेंगे तो उसका मेनिस्कस ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। ऊपर से देखो तो कॉन्वेक्स लेंस टाइप का लगेगा, इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी में ओजोन पास करा हो, ठीक है, तो होगा क्या? उसका जो मेनिस्कस कॉन्वेक्स टाइप का है वो कॉनकेव होता है। मतलब इसका अगला डायग्राम ये, ओजोन पास कराने के बाद सिचुएशन बदल जाएगी, है ना। उसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स से कैसा हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। जैसा वाटर का मेनिस्कस होता है, कैपिलरी ट्यूब में आपने वाटर फिल करके देखा होगा तो उसका मेनिस्कस कॉनकेव टाइप का होता है। तो मरकरी का मेनिस्कस जो पहले कॉन्वेक्स टाइप का था, आफ्टर पासिंग ओजोन गैस थ्रू मरकरी सॉल्यूशन, तो उसका मेनिस्कस कैसा हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी दुनिया में जितनी भी गैसें हैं उनमें केवल ओजोन के अंदर है। ओजोन ही ऐसी गैस है जो मरकरी का मेनिस्कस कॉन्वेक्स से कॉनकेव कर देती है। रीजन क्या है? उसमें उसका ऑक्साइड बनने लगता है। ये रिएक्शन देखो, ओजोन मरकरी से रिएक्ट करता है तो ये उसका ऑक्साइड मरकरी को मरकरी बताया नोबल टाइप के मेटल है ना, सिल्वर मरकरी प्लेटिनम ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं होते, तो ओजोन कर देती है उसको ऑक्सीडाइज, और वो भी उसको सिलेक्टिवली किसमें ऑक्सीडाइज करती है? मर्क्यूरस ऑक्साइड। और मर्क्यूरस ऑक्साइड बनते ही वो मरकरी की प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। मरकरी जब मर्क्यूरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो मरकरी का जैसा नेचर होता है, विस्कोसिटी वगैरह, वो वैसा नेचर नहीं होता है, उसकी विस्कोसिटी भी कम होती है काफी मरकरी से, ठीक है, लगभग वाटर के नियर बाई पहुंच जाएगी, तो उसका मेनिस्कस ऑटोमेटिक क्या होगा? चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा, है। तो ये इसी इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मरकरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मरकरी। तो देखो लिखा भी है उसमें, पढ़ लीजिए। प्योर मरकरी व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट ऑफ ओजोन इट्स मेनिस्कस टर्न्स फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव ड्यू टू, अच्छा कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो बता दिए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड। मरकरी का मेनिस्कस चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि मरकरी मर्क्यूरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मरकरी। इसी को क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मरकरी, ठीक है। बोलो भाई शिवानंद, आ रहे सुनने? अब देखो एक ये नोट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। कोई आपसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन में कंपेयर करने को बोले कि बताओ दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है,
और H2O2 भी अच्छी खासी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन भी एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन दोनों में अगर देखें तो ओजोन बेटर ऑक्सीडाइजिंग है। क्यों? क्योंकि इसका एसआरपी वैल्यू बेटा ज्यादा होता है। ओजोन का एसआरपी वैल्यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एसआरपी से क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो बस ये एक ध्यान रखिएगा, ओजोन इज बेटर और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग देन H2O, है ना। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आया भी है अभी हाल फिलहाल में, किसी साल में आया भी हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, H2O2 की रिएक्शन ओजोन के साथ कराई गई, लेकिन ये जो ओजोन है ये आइसोटोपिक ओजोन है, इसके जो ऑक्सीजन एटम है वो 16 वाले नहीं है, 18 वाले हैं। ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं ना 16, 17, 18, तो इसके ऊपर सितारा लगा दिया गया, सितारा वो लिखा नहीं, लिख लो आपको, ये सितारा का मतलब ये है कि ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, ये 18 वाले हैं, ठीक है। और H2O2 के कौन से, ये बिलो 18 वाले हैं, ठीक। और ये वाले कौन से हैं, 18 वाले। आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है और उसने कंफ्यूज कर डाला है जबरदस्त ढंग से, H2O + O2, और जो सितारा वाला है वाटर के साथ है, एडल्ट वाला जो है वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ है। H2O + O2, इसमें आइसोटोपिक वाला O2 के साथ बैठा दिया है, इसमें H2O एक सितारा वाला बैठ गया वाटर के साथ, ये और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, और नन ऑफ दिस भी डाल दिया है। तो नन ऑफ दिस पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो हो ही जाता है कॉम्प्लिकेटेड। सर बी होगा, बॉम्बे, यस सर। गेस मार रहे हो? नहीं सर, वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा इस वाले को। हाँ, तो उसमें ऐसा करो, रिएक्शन लिखो, अभी तुमने सोचा है लेकिन लिखा नहीं है, लिखोगे तो एक बहुत बढ़िया चीज निकलेगी। देखो मैं लिख के बताता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट यही यूज हो रहा है ना, लेकिन इस रिएक्शन को मैग्नीज के पॉइंट आउट समझो। देखो मैग्नीज क्या कहती है कि देखो ओजोन और वाटर, ओजोन H2O2 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ओजोन है। अच्छा, जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो नेसेंट ऑक्सीजन लॉस करेगा, वो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। पेन बंद हो गया क्या? देखो मैं मैग्नीज लिखता हूँ, आपको समझिए, ओजोन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी चल जा भाई, क्या समझता है? आपने इरेजर सेलेक्ट किया। अच्छा, ओ इरेजर लिया हुआ, चल। ओजोन जो है ये ओजोन के जो ऑक्सीजन है ना आइसोटोपिक, और ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग है। तो पहले ओजोन किस में जाएगा, O2 सितारा में जाएगा, और एक नेसेंट ऑक्सीजन लॉस मारेगा, ठीक। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें होगा क्या, ये नेसेंट ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन H2O2 में जो दो ऑक्सीजन है जो पेरोक्साइड लिंकेज से करेक्ट, उसमें एक को हटाएगा, डिस्प्लेस मारेगा, उसकी जगह बैठ जाएगा, बैठेगा नहीं बैठेगा? अरे भाई ये सब तो तुम लोगों को पता ही, ये H2O2 का मान लो, H2O2 लीनियर नहीं होता है, ओपन बुक टाइप में। अब देखो ये जो सितारा वाला ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो इनमें से किसी एक को हटाएगा, है ना। एक्चुअली बताएं होता क्या है, एक नहीं हटता है, दोनों हटते हैं इसमें, ठीक है। वो ऐसा लग रहा है कि एक हटता है, इसमें एक नहीं हटेगा, दोनों हटेंगे, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। और H2O2 में जो ऑक्सीजन बैठेंगे वो कौन से बैठेंगे, सितारा वाले, और निकलेंगे कौन से, 60 नॉर्मल वाले, है ना। तो इधर मैं तुमको बना रहा हूं, इधर H2O2 में जो ऑक्सीजन आएंगे वो सितारा वाले आएंगे, और निकलेगा कौन सा, नेसेंट ऑक्सीजन नॉर्मल वाला। बोलो भाई, यस सर। है ना। लेकिन रुक जाओ, एक मामला गड़बड़ हो रहा है। सर वो O2 निकलेगा। Yes, sir, O2 O2 निकलेगा, ये H2O सितारा और प्लस O2, ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए भाई, दोनों स्टेप ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे तो सर आपने कंप्लीट वो रिएक्शन O2 लिख दिया है सितारे वाले। नहीं वाटर H2O,
है, अब सही है। Yes. अब दोनों को ऐड करिए तो सितारा वाला कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या होना है, H2O2 So C प्लस option. ओजोन सितारा वाला, इससे वाटर सितारा वाला, O2 प्लस एक O2 आइसोटोपिक भी बनेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेगा, वो भी रहेगा। ये आंसर किसने दिया होगा, देखो भाई। So C. सी में, इसका आंसर सी है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें मतलब लॉजिक आप समझ देंगे तो आपको कुछ याद नहीं करना है, बस समझना ही है, ठीक है। और ये जितनी भी रिएक्शन हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे उसमें ऐसे ही मैकेनिज्म होती है कि पहले H2O2 अपना नेसेंट ओजोन अपना नेसेंट ऑक्सीजन देता है और वो जिसको ऑक्सीडाइज करता है उसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होकर वो ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा सी बन जाएगा। आगे समझ में आगे सभी को, बोलो भाई, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes sir. Yes sir. चलो अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास में चलो अभी पहले इसको पढ़, इसमें देखो एक इसमें यूजेस भी दिए हुए हैं, ओजोन के कुछ यूजेस भी हैं, ठीक है। वंशिका को कम समझ में आया, क्या नहीं आया समझ में? अच्छा सर, एक तुम लोग को बेसिक देखो इसमें क्या है कि ऐसा समझो, जैसे आपसे बोला है कि लेड सल्फाइड प्लस ओजोन क्या बनेगा, आपसे पूछा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसको, आप मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि ओजोन पहले O2 बनाएगा प्लस एक ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन है, ये तो नॉर्मल नेसेंट ऑक्सीजन, और ये लेड सल्फाइड के साथ कंबाइन होकर सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट, ठीक है। अब ये पूरे 4 ऑक्सीजन चाहिए होंगे इसके लिए, अब दोनों को ऐड करके हम लोग बना लेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन बेटा इंटरमीडिएट, उसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको। तो नीचे 4 ऊपर भी 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी PbS प्लस 4 मोल ऑफ ओजोन से क्या बन गया, PbSO4 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया। अब यही मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूं, लेकिन इसमें उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पहले से है ही नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं, PbS प्लस ये सितारा वाला ओजोन ले लो, पूछो अब क्या बनेगा। तो देखो इसी को मैग्नीफ से करते हैं तो समझ में आएगा कि ये जो सितारा वाला मतलब इसमें जो तीनों ऑक्सीजन है वो आइसोटोपिक है ना, तो ये जाएगा भी तो आइसोटोपिक ऑक्सीजन गैस में जाएगा और जो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा वो भी आइसोटोपिक होगा, ठीक है। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं वही फर्दर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वही लेड सल्फाइड के साथ कंबाइन होकर उसको सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसका मतलब सल्फेट में जो 4 ऑक्सीजन आएंगे वो कौन से होंगे, सितारा वाले होंगे। अब दोनों को ऐड करके हम लोग कंप्लीट रिएक्शन लिख देंगे, तो ये 4 ऑक्सीजन कैंसिल हो गए क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो इसका तो कैंसिल होना जरूरी भी है। इंटरमीडिएट जिस रेट से बनते हैं उसी रेट से डिकम्पोज होते हैं, उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सेम होता है। तो इसमें अगर आपको प्रोडक्ट बताना होगा तो हमें ये प्रोडक्ट बताना होगा, PbSO4 सितारा वाले। अच्छा इसमें दोनों ही जगह सितारा वाले इसलिए आ गए क्योंकि जो रिएक्टेंट था उसके पास पहले से ऑक्सीजन था ही नहीं, तो जो भी आएंगे सब यहीं से आएंगे। H2O2 वाले में इंटरेस्टिंग इसलिए क्वेश्चन बन गया क्योंकि उसमें पहले से भी ऑक्सीजन पड़े हुए थे और ये वाले आइसोटोपिक नहीं थे, है ना, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही मैकेनिज्म मैंने यहाँ लगाई है कि पहले ओजोन गया O2 सितारा, एक O और जो सितारा वाला O है वो H2O2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, H2O2 ऑक्सीडाइज होगा तो वो जाएगा O2 में, है ना, उसकी ऑक्सीडेशन में बढ़ेगी ना, -1 से 0 में जाएगा,
तो उसके सारे ऑक्सीजन कहाँ चले जाएंगे, O2 में, और जो चिपकेंगे वो सितारा वाले चिपक के वाटर बना देंगे। ठीक है, इसलिए बनता है। तो ये इसका आप लिख के देखो तो चीज और क्लियर हो जाएगी आप। यूजर्स में बोलते हैं कि जो ओजोन गैस है 5 से 10% जो ओजोन गैस होती है इतने कंसंट्रेशन वाली, वो बहुत अच्छी जर्मिसाइडल होती है। जर्मिसाइड या डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, वाटर को स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइज मतलब वाटर में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए। ओजोन गैस अगर उसमें पास करा दे, लेकिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेट वाली नहीं, डाइल्यूट ओजोन गैस 5 to 10% वाली, है ना, जो हम लोग सीमेंस ओजोनाइजर से बनाते हैं, बस वही वाली ओजोन अगर हम लोग पास करा दे वाटर में, तो उसमें बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएंगे, स्टरलाइज हो जाएगा, है ना। और यही वाटर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जब आप लोग करोगे केमिस्ट्री लैब में, तो वाटर कई बार हम लोग को स्टरलाइज वाटर लेना होता है, क्योंकि अगर वाटर में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले वाटर को स्टरलाइज करते हैं, ओजोन गैस पास करा के फिर उसको यूज करते हैं। केमिस्ट्री लैब में भी इसको यूज किया जाता है। या फिर आजकल तो देखो तुम लोगों ने आरओ कई सारे सुने होंगे, उसमें लिखा रहता है कुछ ओजोन, है ना, ओजोन मतलब ऐसे लिखा होता है आरओ प्लस ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड वाटर। ओजोन का भी सिंबल इसमें लोग ऐड कर देते हैं। वो लोग इसलिए ऐड कर देते हैं कि वो जो आरओ जो मार्केट में जिसका ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक क्या बोलते हैं, उसमें सिलिंड्रिकल टाइप की छोटी सी ट्यूब होती है, उसमें ओजोन गैस फिल होता है, उससे वाटर को पास कराते हैं। मतलब एक स्टेप पे फिल्टर विल्टर तो सब दुनिया भर के होते ही हैं, 6-7 फिल्टर तो होते ही नॉर्मल जो आरओ में होते हैं, जो उसमें ओजोन फिल्टर यूज करते हैं, उसमें ओजोन गैस से वाटर को एक स्टेप में पास कराते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया जब ओजोन से पास कराते हैं, ओजोन के सॉल्यूशन से वाटर पास होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ओजोन एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है ना। ब्लीचिंग एजेंट क्या करते हैं, वो कलर्ड मटेरियल, जैसे आप कोई वेजिटेबल ले लिए कलर्ड, है ना, और ओजोन गैस, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो। जैसे कोई फ्लावर भी ले सकते हो, जैसे कोई फ्लावर लिया, उसमें ओजोन गैस का स्प्रे किया, तो उसका कलर डिकलराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना। रोज लीजिए, उस पे ओजोन गैस का स्प्रे कीजिए, व्हाइट रेड रोज व्हाइट रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ये ओजोन वाले ही हैं, कर डालो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला 12 नंबर, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन। पहला ऑप्शन है ओजोन इज थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। बताओ सही कि गलत है? सही। गुड, ये वाला बताओ, बी इट एक्ट्स एज ए ये भी पावरफुल सही। ऑक्सीजन। यस सर, सही। सही है, ऑक्सीजन होता है, पावरफुल भी होता है। इट रैपिडली रिएक्ट्स विद NO2 टू फॉर्म NO2 and O2। NO से रैपिडली रिएक्ट करके NO2 और O2 में कन्वर्ट करता है। गलत है तो सही क्या है? नीचे ना सही है। तो NO से रिएक्ट करके क्या बनाता है ये? अगर मतलब ये गलत है तो कुछ सही तो होगा। N2O5। N2O5, हाँ। एक्चुअली ओजोन बहुत पावरफुल ऑक्सीजन एजेंट है। नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड से अगर ये रिएक्ट करेगा एक्सेप्ट N2O5, तो वो उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे लेके जाएगा उसको। नाइट्रोजन यहाँ 2 में बैठा है तो सीधे 5 में ले जाएगा, जबकि NO2 में 4 में है, वो फर्दर NO2 बनते ही फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। और टॉक्सिक है, ठीक है, वो जो टॉक्सिक होती है ना, तो आंसर आपका बन जाएगा A B D। ठीक है, ये वाला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। कौन सा कंपाउंड जो ओजोन से ऑक्सीडाइज नहीं होता? Ki होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। इसकी तो दो कंडीशन में पढ़ी थी हम लोगों ने, न्यूट्रल होगा तो I2 बनेगा, और मॉइस्ट होगा तो Ki। एल्कलाइन होगा तो KI। ये तो हो जाएगा। केमनोफोर। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं भी पता है, थोड़ा गेस मारेगा तो बता सकता है। क्यों? देखो, केमनोफोर आपको सर ये तो रिएक्शन पढ़ी नहीं हम लोगों ने, पढ़ाई के नहीं। देखो
KMnO4 ऑक्सीडाइज हो भी नहीं सकता। आप ऐसे सोचो ना यार, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस है। वो पहले ही से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, वो कहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा? तो यस KMnO4 में यस सर, सो है सी ना, हो जाए। K2NO4 हो जाएगा क्योंकि Mn6 में है, इसको वो ऑक्सीडाइज करेगा तो KMnO4 में ही करेगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। फेरस तो फेरिक में जाएगा भैया, फेरस तो फेरिक में जाएगा, तो बस इसमें एक ही है, बॉम्बे आंसर हो जाएगा। KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला बताओ भाई। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज ऑब्लिगार, एडवांस में आया 2013 में। ओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ओजोन में कह रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। यस ये नहीं सही है। ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप कहोगे एक डबल एक सिंगल है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, भैया रेजोनेंस नहीं होगा इसमें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओ, तो कोऑर्डिनेट हटाओगे, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ओजोन में तो जबरदस्त रेजोनेंस होगा, लपक झपक होना 100%, है ना। आपने ओजोन के बनाए भी होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 11th में बनवाए जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं तो इससे ये पता चलेगा कि भैया दोनों तरफ टिक टॉक करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ओजोन में दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होती है, इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है ड्यू टू रेजोनेंस, पी पाई रेजोनेंस। तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अब बाकी आप लोग बताओ भाई, बी क्या कह रहा सर सी और डी सही है, बी गलत है ना, बी तो सही है ना, हमने पढ़ा था ओजोन का डिकम्पोजिशन डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक, सही है। तो कितनी छोटी छोटी बातें पूछ रहा है हम लोग से। तीसरा देखो, ओजोन सही है। डायनेमिक नेचर, अरे वाह, डायनेमिक होती है पढ़ा दिया हम लोग। ये वाला देखो, ओजोन हैज बेल्ट स्ट्रक्चर, बेल्ट से वी से बेल्ट से एक ही होता है। इसमें चारों स्टेटमेंट सही, ऑल आर करेक्ट, ए बी सर। सी डी। हाँ बोलो। सर। इसमें सर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सर O3 एंडोथर्मिक सर नहीं समझ आ रहा है सर। अच्छा देखो, ऊपर हम लोगों ने एक शायद सेकेंड स्टेप में पढ़ा था, ओजोन का जो डिकम्पोजिशन है, हाँ यार, ओजोन का डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक थोड़ी ना, ऑक्सीजन का, यस सर, ऑक्सीजन का होगा। से ओजोन जब बनता है, मतलब ऑक्सीजन का जो डिकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक है। अब अगर ओजोन को हीट देंगे तो वो ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो यही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सोथर्मिक। इसने ओजोन बोला है क्या? यस सर। तीन सही है, चारों कहां से सही है? हाँ, ये वाला गड़बड़ है भाई। ओजोन का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक नहीं है, ऑक्सीजन का थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, एंडोथर्मिक है। बोलो भाई, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। यस तीन से ऐसे, ठीक, चार में से एक ये भी काट लो भाई, ये भी आया हुआ है जेई में 2013 में। देखो, which of following is wrong स्टेटमेंट, इसमें रॉन्ग बताना है। ओजोन बेल्ट होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है? यस ओजोन वायलेट Yes, ब्लैक sir. कलर के सॉलिड स्टेट Yes, में sir. उसके क्रिस्टल वायलेट ब्लैक। Yes, sir. ओजोन डायमेटिक गैस है, Yes, sir. तीन Yes, सही हुआ, यही वाला है चौथा। अब कह रहा OnCl, ONO- आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो भैया तो सभी एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट कर, सम कर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 7, क्लोरीन का 17। सम करो जरा मैथ में, तुम लोग अच्छे हो, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 32। अब इसमें देखो, इसमें भी 32 आ गया तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ऑक्सीजन में 8 सर नहीं होंगे। 20 7 और 9 और एक माइनस चार्ज है, तो सर 20 हमने 9 सर 20 सर 9 कैसे आया?
सर 9 तो उसको मिला के आएगा ना सर, +1। 9 मिला के Yes, आ sir. रहा है। हाँ। तो ये हो रहा है 9 8 17 17 + 7 कितना हो रहा है 24. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब ये भी ये स्टेटमेंट भी सही है, सारे सही हो गए तो नहीं बोनस नहीं हाँ सीएल का एटॉमिक नंबर क्या होता है हाँ अब देखो, अब एक बहुत बहुत बढ़िया बात बताना, किसी ने जेडीली पढ़ा होगा तो ये बुक्स में पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वो होते हैं दो कंडीशन में, दो स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। एक, सभी के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। मैंने दोनों के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किए, बराबर नहीं आ रहे, मैंने बोल दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे आंसर देना सही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, अगर किसी आयन या किसी स्पेसीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम बराबर आ जाए तो भी वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। ये मॉडर्न डिफिनेशन है, जेडीली नई वाली जेडीली आप लोग पढ़िएगा, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में दिया हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दो सिचुएशंस में होते हैं। ये वाला आयन इस वाले के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करें तो बराबर है। हाँ, वैसे एटॉमिक नंबर का सम नहीं सेम आ रहा है, लेकिन दोनों में किसी भी एक कंडीशन में अगर बराबर आ रहा है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब देखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करो आप 8, अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, Yes, sir. नाइट्रोजन 15 का 15 - 10 5, हेलोजन के 7 कितने हुए 18। 18. अब ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 और एक नेगेटिव चार्ज लेना ही पड़ेगा, आयन है क्योंकि, तो ये सर 18 आ रहा है। तो इन दोनों स्पेसीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और ये बोल रहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यही है आंसर है सर। यस। ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये आप लोग देख, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में केवल वैलेंस, केवल एटॉमिक नंबर का सम करके मत देखिए, कई बार वो बराबर आ जाएगा तो उससे भी हो जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, लेकिन हमेशा ये वैलिड नहीं है। आयंस के लिए इस चीज को भी देख लेना चाहिए, ठीक है। चलो ये ओजोन की कहानी खत्म, इसके बाद ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड आते हैं। सर ये वाला सिर्फ आयंस में ही देखना है, ये जो अभी आपने बताया वैलेंस वाला? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आयंस ही हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे भी देख लेना चाहिए। ओके सर। ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी चेक, दोनों तरह से चेक कर लेना चाहिए। किसी भी एक कंडीशन में अगर सेम आ रहा है तो हाँ, दोनों में किसी भी केस में सेम नहीं आ रहा देन बोल दीजिएगा इसमें, ठीक है। सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं, SO2 SO3, है ना, ये तो सुन रखे होंगे आप लोग। सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है वंशिका, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेक कर लीजिए और टोटल एटॉमिक नंबर का सम भी चेक कर लीजिए। दोनों में कोई भी सेम अगर आ जाए तो वो स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो सल्फर के ऑक्साइड में देखो पहले हम लोग SO2 फिर SO3 दोनों पढ़ेंगे, तो SO2 बनाने का मेथड तो ये तुम लोग आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सल्फर की रिएक्शन सीधे O2 से कराना। हाँ, लेकिन ये O2 जो है वो एयर वाली हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी होती है, LR पोर्शन। तो ऐसे केस में सल्फर का क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, तो सल्फर का अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप जिप्सम ले लें, जिप्सम बहुत फेमस है कंपाउंड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2 जिप्सम होता है, इसकी रिएक्शन कोक से करा लीजिए, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सॉरी सल्फेट को सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो
इसमें गैस क्या बनेगी, एक तो गैस बन जाएगी SO2, एक गैस और बनेगी भाई, ये रूप से समझ में आ रहा है। हाँ, कोक जब भी किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो CO2 बनेगा, CO2, ठीक है। कोक जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बनेगा, मोनोऑक्साइड, CO, है ना। चलो शेप की बात करेंगे तो SO2 B शेप का होता है, B शेप, बेल शेप, एंगुलर शेप, क्योंकि उसमें सल्फर पे हाइब्रिडेशन sp2 होता है, एक रोल पेयर भी होता है, और इसमें 2 पाई बॉन्ड है। ये बहुत ज्यादा पूछा आता है कि SO2 में जो 2 पाई बॉन्ड है इसमें p पाई कौन सा है, p पाई मतलब कितने p पाई, कितने p पाई d पाई SO2 में। तो sp2 मतलब समझ रहे हो कि एक p ऑर्बिटल खाली है ना, तो जो खाली एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, खाली नहीं, इलेक्ट्रॉन है उसमें लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड है, और वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो ऑक्सीजन के एक p ऑर्बिटल के साथ बना लेगा पाई बॉन्ड, तो ये वाला कौन सा बनेगा, p पाई, एक बन जाएगा p पाई। लेकिन उसका जो सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप उसको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाओ तो जल्दी समझ में आएगा आपको कि सल्फर के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो S, देखो एक सल्फर पे लोन पेयर है तो एक ऑर्बिटल उसका फुली फिल्ड, बाकी सब अनपेयर्ड, 5-6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 1 6, है ना। हाइब्रिडाइज कितने हो गए, एक S और 2 P क्या हो गए, हाइब्रिडाइज। इसका मतलब एक सल्फर के पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो अनहाइब्रिडाइज है, और बेटा अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो p ऑर्बिटल है ये एक ऑक्सीजन के साथ p पाई बना देगा, तो एक p पाई हो गया, ये वाला हो गया p पाई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ है, d वाला है कि नहीं, और उसका जो d ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ एक पाई बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसका एक p पाई बॉन्ड कौन सा होगा, p पाई d पाई। समझ रहा है तो इसका एक पाई बॉन्ड कौन सा है, p पाई, और एक कौन सा हो गया, d पाई। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि SO2 में 1 p पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और 1 ही क्या होता है, p पाई d पाई होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में आओ। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो SO2 होता है, SO2 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सल्फर की 4 है, और तो उसके बाद दोनों ऑप्शन है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज होकर 6 में भी जा सकता है और रिड्यूस होके 0 में जा सकता है या -2 में, दोनों ऑप्शन उसके पास। तो अगर कोई कंपाउंड अपनी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होने की टेंडेंसी रखता है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो SO2 के लिए बोला जाता है SO2 कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 अपनी रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। बोलो भाई, है ना? Yes. क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन है। अब किन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है, उनकी ये लिस्ट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वाली लिस्ट देखो काफी खतरनाक टाइप की, मतलब ये बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग में सिलेक्टिव टाइप की कुछ 4 कंपाउंड है जिनको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। अच्छा अब देख लेते हैं किसको किसको, पहले रिड्यूसिंग वाले, क्योंकि रिड्यूसिंग वाला नेचर डोमिनेंट होता है। SO2 कहाँ पे, ब्लैंक में यही फिल करना है, 1 p पाई एंड 1 p पाई d पाई, और तो कोई ब्लैंक है नहीं। हाँ ये ऊपर बता ही दिया, इसमें SO2 आएगा और इसमें SO2 प्लस CO आएगा, ठीक, और कहीं ब्लैंक है ही नहीं, बाकी तो सारी जगह फिल्ड है नॉर्मल। देखो रिड्यूसिंग नेचर जो SO2 का था वो डोमिनेंट होता है,
क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कम कर रहा है। अब देखो हैलोजन में 3 हैलोजन को रिड्यूस कर देता है, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबको रिड्यूस कर देता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को करस्पॉन्डिंग हाइड्रा एसिड में रिड्यूस कर देता है HX, ठीक है। K2Cr2 7 को रिड्यूस कर देता है क्रोमियम सल्फेट में, और जब वो क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। और ये SO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट है जो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में आगे पढ़ेंगे, है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। SO2 गैस को अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में पास करा दे, वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब उसमें SO2 गैस पास कराते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। केमनोफोर के सॉल्यूशन में जब पास कराते हैं तो मैग्नस सल्फेट बन जाता है, और केमनोफोर का कलर पर्पल होता है, और मैग्नस सल्फेट जो मैग्नस Mn2+ होता है ये D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये थोड़ा आप लोगों को पता होगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन जिन आयन में होते हैं वो कलरलेस टाइप के होते हैं, मतलब उनका वैसे तो Mn2+ आप लोग पढ़ोगे बफ कलर होता है, Mn2+ का अपना कलर बफ होता है, बफ समझ लो, लाइट पिंक होते हैं। Mn2+ आयन का अपना कलर क्या होता है, पानी के अंदर बफ होता है। लेकिन D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगर डाइल्यूटेड कंडीशन में रिएक्शन कराई जाए तो बफ कलर उसका डाइल्यूट पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है, वो पता नहीं लगता है, इतना हल्का पिंक मिलेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि वो पिंक है, लाइट पिंक, बहुत लाइट पिंक, तो उसको बोलते हैं कि डिकलराइज हो जाता है। तो एक ये भी इसका टेस्ट है कि SO2 गैस केमनोफोर के पर्पल कलर को क्या कर देती है, डिकलराइज कर देती है ना। MnSO4 बनने पे उसका पर्पल कलर क्या हो जाता है, डिकलराइज कर देता है, ठीक है। बाकी फेरस को फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर देगा, और पोटेशियम आयोडेट को I2 में रिड्यूस कर देगा, है ना। ये वो रिएक्शन है, इसमें SO2 गैस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करती है। ऑक्सीडाइजिंग में H2S को ऑक्सीडाइज कर देती है 0 में, मतलब सल्फर में बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इससे ये पता चल रहा है कि -2 से 0 पे ला पाएगी, है ना। जैसे ओजोन की गिराते हैं H2S से तो सीधे क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये सल्फर ही बना पा रहा है। तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग, हाँ, लेकिन नेचर उसके अंदर दोनों है, ऐसा नहीं कि केवल रिड्यूसिंग एजेंट ही, बिहेव दोनों तरह करेगा। SnCl2 को SnCl4 में, मर्क्यूरस क्लोराइड को मर्क्यूरी क्लोराइड में, और CO को CO, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, और हैलोजन वाली तो सिंपल है, इसमें बस ध्यान रखना फ्लोरीन को नहीं करती है, फ्लोरीन को रिड्यूस नहीं करती, बाकी सब। SO2 के अंदर ब्लीचिंग एक्शन भी देखा जाता है, लेकिन ब्लीचिंग एक्शन इसका टेम्परेरी होता है। अच्छा ये क्या है भैया, ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी का मतलब क्या है? देखो अभी हम लोगों ने ओजोन के लिए भी पढ़ा था कि ओजोन ब्लीचिंग एक्शन होता है, लेकिन ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे मैंने बताया था कि रेड रोज दिया आपने, पिंक रोज दिया, उसमें आपने ओजोन पास कराई तो वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट कलरलेस हो जाएगा। SO2 के केस में ऐसा नहीं होगा। आपने ऐसे रेड कलर का रोज दिया, ठीक है, पिंक कलर रोज, पिंक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पिंक ही मान, और उसमें आपने SO2 गैस पास कराई तो उसका पिंक कलर डिकलराइज हो जाएगा। लेकिन उस रोज को आप ऐसे खुला छोड़ दो एटमॉस्फेयर की वजह से, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। जो भी है ऑक्सीजन जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जो कलर पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से कलर होता है, वो कुछ कलर पिगमेंट होते हैं, वही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब कि वो फिर से पिंक हो जाएगा, कुछ देर बाद लाइट पिंक कलर आने लगेगा। बिल्कुल वैसा तो नहीं रहेगा जैसा नेचुरल कलर था, लेकिन हल्का सा पिंक कलर आ जाता है। उसका रीजन ये है कि जो SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से होता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से, कि नेसेंट हाइड्रोजन ने उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस होने की वजह से कलर उसका डिकलराइज हुआ, और एयर में मिल गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने उसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। उसमें जो कलर पिगमेंट थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, तो उसका पिंक कलर फिर से रीजनरेट हो गया। इसलिए बोलते हैं कि वो सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी है। ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन
या हेलोजन में क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, क्योंकि वो उनके ऑक्सीनेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है ना, वो उनको उनके पिगमेंट जो भी कलर पिगमेंट उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और एयर में अगर वो रखेंगे भी तो अगर वो ऑक्सीडाइज होने से डिग्रेडाइज हो रहा है तो दोबारा एयर के कांटेक्ट में आने में कुछ होएगा नहीं, दोबारा एयर रिड्यूस ऑक्सीजन रिड्यूसिंग थोड़ी ना है ना। लेकिन SO2 आपका जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करता है और नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से उसका कलर डिग्रेडाइज हो रहा है और एयर में ऑक्सीजन उसके कलर को रिस्टोर करता है। इस वजह से उसका कलर कुछ समय के लिए जाता हुआ दिखाई देगा, नहीं कुछ समय वापस रिस्टोर हो जाएगा, है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी, है ना। SO2 इज द टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट। और आपके पी ब्लॉक चैप्टर में केवल यही एक ऐसा एजेंट है जिसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है, बाकी जितने भी आप पढ़ेंगे ओजोन, हेलोजन में क्लोरीन, ये सब परमानेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कहीं पे अगर ऑप्शन दिया हो कि विच ऑफ फॉलोइंग इज टेम्परेरी ब्लीचिंग और SO2 पढ़ा हो तो आप बंद करके लिखना, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर का जो दूसरा ऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑनलाइन वाले बच्चों सुन रहे हो कि नींद तो नहीं आ रही? शांत हो गए। यस सर सुन। नेक्स्ट क्लास में एक तुम लोग का भाई 5-10 मिनट का वो क्विज लेंगे, ठीक है, हेलोजन फैमिली पे। यस सभी लोग तैयार करेंगे, ठीक है। और अब देखो तुम लोग का पेपर आने वाला है ना, बोर्ड एग्जाम भी नियर बाई है, तो तुम लोग को, लेकिन तुम लोग आओगे नहीं, तुम लोग आ ही नहीं रहो। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऑफलाइन टेस्ट ले ले तुम लोग, ऑनलाइन टेस्ट ना लेके ऑफलाइन। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो तो खैर दे देंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए ये कि अगर आ जाओ तो लगते भी टेस्ट। अच्छा ऐसा करना, जो लोग टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड है वो मुझसे व्हाट्सएप पे बोल देना सर आप मैं ऑफलाइन टेस्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ टेस्ट अरेंज कर दूंगा, जितने अभी केमिस्ट्री फिजिकल इनऑर्गेनिक में हुए उनके एक टेस्ट हम लोग का मैं अरेंज कर, ठीक है। कि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है जरा हैंड राइज करो, देखिए जरा इंटरेस्टेड है ऑफलाइन में। ऑफलाइन टेस्ट दोगे ना तो थोड़ा सा आप लोग भी समझ में आएगा कितने गहरे पानी में थोड़ा पढ़ोगे। वास्तव में यस क्रिस अग्रवाल उसका 4 बच्चे हैं। सीएमएस वाले बच्चों का तो वहीं ले लेंगे, स्कूल में ले लेंगे, उनके लिए इतनी हेडेक नहीं है। लेकिन जो सेंटर वाले बच्चे हैं उनमें कौन कौन से ऐसे हैं जो देना चाहते हैं या दे सकते हैं? चार पांच बच्चे हैं ना, नाम नोट कर लो, बाद में क्या हमने बोला ही नोट करो, कोई नहीं कर लो, मैं उसी हिसाब से फोटो वोटो कॉपी कराएंगे ना। मान लो अभी तो बोल रहे हो बाद में ड्रेस रखना होता था तो ही बच्चे आए, तो उसी हिसाब से अरेंजमेंट किया जाएगा। कार्तिकेय पुष्कर नोट कर, एक दिन नोट कर, हाँ कर लो, मुझे भेज भी देना, ठीक है। चलो जो लोग, अच्छा नीचे भी हैं ऊपर वाले, नीचे नहीं है ना, तो आप लोगों के कुछ टेस्ट मैं अरेंज कर दूंगा। 5-6 चैप्टर जो भी आ रहे हैं वो एक टेस्ट दीजिएगा और तो डिवीजन बढ़िया हो जाए। 2 हफ्ते में 5-6 टेस्ट रख देंगे, ठीक है, ओनली केमिस्ट्री, है ना। और टाइमिंग थोड़ा ऐसा रखेंगे कि आपको अलग से ना आना पड़े, मतलब जैसे आप लोग आते हो कितने 4 बजे 4:30 पे क्लास होती है, 1 घंटे पहले, 1.25 घंटे पहले टेस्ट कर देंगे। टेस्ट भाई आपका 1 घंटे का ही देंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे, मतलब 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन होंगे ऑप्शन के लिए, सिंगल चॉइस ही होंगे, सिंगल चॉइस प्लस इंटीजर भी रख देंगे उसमें,
ठीक है, कि थोड़ा उसमें मेंस का भी लेवल मेंटेन रहे और आपका स्कूल के जो लेवल है वो तो कवर हो जाएगा उसमें। अब थोड़ा बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेंगे, देख लेंगे। मेरी क्लासें इस वीक में भी शायद 2 क्लासें होंगी, 2 टेस्ट इस वीक में रख देंगे और बाकी 2 टेस्ट 3 टेस्ट अगले वीक में, 5 ही टेस्ट 5 ही चैप्टर में आ भी रहे शायद फिजिकल इकोनॉमिक है ना, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मेटलर्जी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो पी ब्लॉक है ना, तो 4 ही होगा तो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सर वो सीरियस आईसी वाला मतलब आ रहा है, तो सीरियसली वो 3 ही है। अरे तो 3 ही टेस्ट है ना, तो इन 3 का है। चलो फिर इसको कंप्लीट ही कर लो, थोड़ा बचा हुआ यार, SO3 में ज्यादा है नहीं, या अगली क्लास में करो, 10 मिनट तो लगेगा ही बस। हाँ जैसा बताओ, अब ये नहीं करो तो फोटो के साथ। दस बजे कौन सी क्लास होती है? देखो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो बोलते हैं नेचर में 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड 3 फॉर्म में 3 इलेक्ट्रोफिलिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अल्फा SO3, बीटा SO3 और गामा SO3, ठीक है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड के 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक स्टेट होते हैं, अल्फा SO3, बीटा SO3 एंड गामा SO3, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अच्छा, ये तीनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एक हाँ ये बहुत ज्यादा बच्चों को भ्रम सा रहता है, वो SO3 को गैस समझते हैं, जैसे SO2 गैस है, ठीक है, SO2 गैस है रूम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन SO3 गैस नहीं है रूम टेम्परेचर में। SO3 रूम टेम्परेचर में सॉलिड होती है बेटा। हाँ, किसी हाई टेम्परेचर में वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन SO3 इज नॉट ए गैस एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, SO3 के तीनों इलेक्ट्रोड बेटा सॉलिड होते हैं। अल्फा SO3 भी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 63 है, मतलब 63 के ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो गैस तो बहुत हाई में जाएगी, मतलब रूम टेम्परेचर तो सॉलिड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 33 है, मतलब ये रूम टेम्परेचर से ऊपर थोड़ा सा लिक्विफाइड हो जाएगा, लेकिन गैस स्टेट में तो और हाई टेम्परेचर में जाएगा, ठीक है। तो इसके सारे जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं SO3 के इलेक्ट्रोड। अल्फा और बीटा SO3 जो होते हैं वो इनफाइनाइट हेलिकल चेन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है बेटा। ये नीचे देख रहे हो ना, ये सल्फेट यूनिट लगातार जोड़ती चली जा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कहीं पूछ दिया जाए कि अल्फा SO3 बीटा SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये लीनियर चेन पॉलीमर बना देते हैं, ओके। SO4 यूनिट आप देख रहे हैं सल्फेट, ये N यूनिट कनेक्ट होती आती है, ठीक है। लेकिन ये जो गामा SO3 होता है बेटा, ये साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला है SO3 होल थ्राइस, या इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो तो S3 होना ही हो सकता है, ये कहीं आपको लिखा मिल जाए, या आपसे कोई पूछे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या है, या ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया, नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन S3O9, तो इसमें SS बॉन्ड, ये इसका नीचे स्ट्रक्चर है, इसमें SS बॉन्ड देखिए एक भी नहीं है, 0 SS बॉन्ड। हाँ, इसमें SOS बॉन्ड पूछे तो 3 SOS, एक SOS ये, SOS बॉन्ड पूछे तो 3 है। तो ये साइक्लिक, ये गामा SO3 की बात कर रहे हैं। गामा SO3 जो होता है बेटा, ये साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SO3 होल थ्राइस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये SO3 है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आपसे पूछा जाए बताओ मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, थोड़ा तो स्ट्रेन होगा ही, है ना। ये ओपन चेन, इसमें स्ट्रेन ही नहीं होगा, सभी सल्फर अपने 128 पे होंगे, है ना, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा रिएक्टिव होता है थोड़ा, है ना, साइक्लिक होने की वजह से। लिख लो मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है गामा SO3।
सल्फर के 3 एलोट्रोप में बेटा सबसे रिएक्टिव होता है गामा SO3, है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, स्ट्रेन स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। मोस्ट स्टेबल कौन सा है फिर? तो मोस्ट स्टेबल देखो सबका मेल्टिंग पॉइंट देख लो ना, किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एसो गामा अल्फा, गामा का थोड़ा और कम होता है बीटा से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्फा एसो, ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, ठीक है। सबसे मोस्ट स्टेबल सल्फर के ट्राई ऑक्साइड में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्फा SO3, सबसे रिएक्टिव या सबसे लेस स्टेबल गामा SO3। और अच्छा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसी की रिएक्शन हम लोग से पूछी जाएंगी, और हम लोग के सिलेबस में SO3 की रिएक्शन मतलब गामा SO3 की रिएक्शन है। हम लोग से रिएक्शन कभी SO3, तो कई बार आपको SO3 के आगे ये नहीं लिख के दिया जाएगा कि अल्फा है कि बीटा है गामा है, समझ जाना कि वो गामा है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही है। तो गामा SO3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसी की केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन है कि गामा SO3 को अगर पानी में डिसॉल्व कर दें, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। अब उसके स्ट्रक्चर से समझ सकते हो कि अगर इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक करोगे O- को मिल जाएगा H+, ऐसे इधर भी दो O- को मिलेगा H+, देखो बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। एक यहाँ से बना, ऐसे एक यहाँ से बनेगा, 3 मॉलिक्यूल होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। SO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा क्योंकि इसमें सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, जैसे SO2 के लिए बोल रहे थे कि बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में बिहेव कर रहा है, ऐसा SO3 के लिए नहीं बोल सकते। SO3 ओनली एक्ट्स एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजर, ठीक है। अब ये इसका फ्लो चार्ट है, ये बस देख लो। इसमें ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है ये थोड़ा हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे देखो पहली रिएक्शन है ये HBr, ये थोड़ा गेस भी आप लोग कर सकते हो क्योंकि जो जिसको SO2 ऑक्सीडाइज कर रहा था उसको SO3 तो 100% करेगा क्योंकि SO2 से भी अच्छा है ऑक्सीडाइज। अब ऐसा जैसे SO3 HBr को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या ऑप्शन है उसके पास सामने? HBr -1 में बैठा हुआ है, तो बताओ क्या बनना चाहिए? Br2 है ना, -1 से वो 0 में ही जाएगा, ठीक है। तो Br2 बना दो बेटा। अच्छा ये बताओ कि HBr तो Br2 में चला गया, तो ये किस में जाएगा? SO3 किस में जाएगा? ये रिड्यूस होगा भाई, ऑक्सीडाइज दूसरे को ऑक्सीडाइज को रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस होके किस ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा? तो ये 4 में जाता है। 4 मतलब SO2 में जाता है, मतलब SO3 जब सामने वालों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होके SO3 SO2 में जाएगा, है ना, वो SO2 में जाएगा। बस पानी तो बनेगा। अब देखो ये वाली आप लोग बताओ, SO3 प्लस सल्फर, गेस मतलब नहीं भी आती तो भी गेस करो, आंसर मिल जाएगा, सिंपल है। SO3 प्लस सल्फर, ठीक है। तो देखो SO3 खुद रिड्यूस होके SO2 पे जाएगा और सल्फर 0 से ऑक्सीडाइज होकर 4 में ही जाएगा, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा केवल, मतलब SO3 रिड्यूस होकर SO2 में जा रहा है और सल्फर ऑक्सीडाइज होकर SO2 में जाएगा, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ये भी रिडॉक्सिएशन है। SO3 प्लस P4, बताओ भाई क्या होना चाहिए? फास्फोरस 0 पे बैठा हुआ है, हाँ, ऑक्सीडाइज होगा किसमें आएगा? बेटा फास्फोरेसिस में तो P4O10 डिहाइड्रेटिंग वाला नेचर शो करता था, हमसे आता है, इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग वाला बंदा नहीं है ना। देखो SO3 देखा था ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजर है ना, ये ओजोन की तरह ही समझ सकते हो। तो ये फास्फोरस को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है, फास्फोरस की हाईएस्ट होती है 5 और उसमें बना देगा उसका ऑक्साइड। फास्फोरस का 5 में ऑक्साइड होता है P4O10। P4O10 बनाने का बहुत अच्छा मेथड है ये, और खुद SO2 में जाएगा। हाँ, इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा इसमें प्लस करके लिख लीजिएगा SO2 है ना, मतलब इसमें एक बाई प्रोडक्ट नहीं, PCl5 बताओ। SO2 और POCl3।
SO2 प्लस POCl3। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कहानी है। देखो SO3 PCl5 सेट करता है तो क्या बनता है, देखो तो ये रिएक्शन वाटर के अंदर हो रही है, एक्वस मीडियम में होती है, तो SO3 पहले वाटर से ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड। और PCl5 की रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी OH ग्रुप के अल्कोहल के साथ, पढ़ी नहीं पढ़ी? बड़ी अरे यार तुम लोग ये तो पढ़ी होगी, अल्कोहल की रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल हो अगर वो PCl5 से रिएक्ट करता है तो उसमें उसकी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं मैं, मैकेनिज्म बताने कोई मतलब नहीं है, इसको शॉर्ट मेथड में करने का तरीका होगा। PCl5 को ऐसे लिखो, PCl3 एक Cl लेफ्ट राइट का, ठीक है, और इसके सिंगल बॉन्ड दोनों के तोड़ दो। अब देखो जिसके सामने जो आ रहा है उसके साथ जोड़ दो, तो R के सामने क्या आ रहा है, Cl, क्या बन जाएगा RCl, ठीक है, POCl3 ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा और HCl, ठीक है, एल्किल हैलाइड तो बनते हैं। अब ये एक्चुअली एक रूल है, एक्चुअली OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जब भी PCl5 से रिएक्ट करेगा तो ऐसे ही रिएक्शन होगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड में तो OH ग्रुप है, अब अल्कोहल नहीं तो क्या हुआ, OH ग्रुप तो है, कराओ ना रिएक्शन, वैसे ही कराओ, PCl3 ClCl, लेकिन इसमें दो OH है, इधर भी वही कहानी होगी, PCl3 ClCl। अब बताओ क्या बना, देखो 2 मोल क्या बन गया HCl, 2 मोल क्या बन गया POCl3, बीच में क्या बना SO2Cl2। ये खास बात है, ओनली SO2 नहीं बनता है इसमें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें बनता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl और प्लस POCl3 तो बनेगा प्लस HCl। ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और यही नहीं, जितने भी ऑक्सी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, HClO4, HClO3, HClO2, जितने ऑक्सी एसिड है जिनमें भी OH ग्रुप है, उनकी रिएक्शन अगर PCl5 से कराओगे ऐसे ही होती है, ठीक है, आप करा के देख लेना। खैर यहाँ पे PClSO3 वाली थी इसलिए मैंने बता दिया आपको, बाकियों के साथ भी इसी तरीके से, तो SO2Cl2 प्लस POCl2 प्लस HCl, ठीक है। SO3 को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो ओलियम बनता है, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7, बचपन से पढ़ते हैं ओलियम। अच्छा ये इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये इधर तो 3 दिए ना, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखो एक मेथड है कि आप क्या करिए, 3 मेथड दिए, देखो पहला मेथड है कि सल्फर डाइऑक्साइड ले लो SO2 और उसका ऑक्सीडेशन करा दो, किसके साथ, O2 के साथ, लेकिन इसमें कैटलिस्ट देना पड़ेगा V2O5 या प्लेटिनम, तो SO3 बनता है। और ये रिएक्शन एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कांटेक्ट प्रोसेस के नाम से। कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उसका पहला स्टेप यही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में O2 पास कराते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, या आजकल हम लोग V2O5 भी ले लेते हैं, वैसे प्लेटिनम ज्यादा फेमस है, तो क्या बन जाता है SO3। अच्छा P4O10 के साथ भी P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लो और उसमें इसके रिएक्शन कैसे करा दो P4O10 से, तो इसके 2 मोल से वाटर क्या कर देगा, निकाल देगा, तो क्या बनेगा SO3 बनेगा, ठीक है। और तीसरा है कि आप फेरिक सल्फेट को हीट कर दीजिए, स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, फेरिक सल्फेट लीजिए और उसको स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, तो फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट में जाएगा और गैस जो बनेगी SO3, नीचे जो रिएक्शन लिखी हुई है मैंने कि फेरिक सल्फेट को हीट करने पे क्या बनता है, फेरिक सल्फेट को हीट करने पे फेरस सल्फेट बनेगा, ठीक है, प्लस SO3, गैस क्या बनेगी SO3, नहीं फेरस सल्फेट फर्दर ऑक्सीडाइज होकर FeO बना, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, टेंपरेचर 700-800 के आसपास हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने फेरस सल्फेट ले लिया, फेरिक सल्फेट को हीट करने पे SO3 बनती है, लेकिन फेरस सल्फेट को हीट करने पे FeO तो बनेगा, इसमें 2 गैसें एक साथ बनती है SO2 SO3, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर बनता है,
ये वैसे डी ब्लॉक जब पढ़ोगे तो वहां पे ये रिएक्शन आएगी, लेकिन अब यहाँ पे आई नहीं तो मैंने बता दिया है। फेरिक सल्फेट को हीट करने पे गैस केवल SO3 बनती है, लेकिन फेरस सल्फेट को हीट करने पे ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये फेरस ऑक्साइड में तो जाएगा प्लस सल्फर के दोनों ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर है। फेरस सल्फेट को हीट करने पे क्या होता है, SO3 प्लस सल्फर, तो ये बता ही दिया, इसमें SO2 बनेगा, है ना। ये सल्फर इसमें रिड्यूस होके जा रहा है और SO3 और सल्फर इसमें ऑक्सीडाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। SO3 प्लस सल्फर से SO2 एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन है, ये भी कर लो तो खत्म हो जाएगा। E7 बताओ। Aqueous solution of SO2 is a weak acid, reducing agent, bleaching agent, all of these है। तो ये तीनों ही है, all of these है। SO2 का पानी के अंदर सॉल्यूशन बनता है SO2 प्लस वाटर, तो ये बना देगा H2SO3, और H2SO3 वीक एसिड होता है, पता है आपको। सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड वीक, इसका K बहुत कम होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग है ही है और ब्लीचिंग है ही है। ये वाला बता दो, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक, कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक। ये नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्साइड जब पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम में एसिडिक कैरेक्टर पड़ता है नहीं करता है, सारे नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड है, एसिडिक कैरेक्टर पड़ता है घटता है, क्योंकि देखो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं किसी भी ग्रुप में, पी ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो उनके ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक कम होता है। एसिडिक बेसिक दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम होगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ऊपर कौन बैठा है, N2। तो इन चारों में, क्योंकि बेटा ये सब नाइट्रोजन फैमिली के ही ऑक्साइड है ना, 15 ग्रुप के ऑक्साइड, तो इनमें सबसे ऊपर नाइट्रोजन बैठा है तो यही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसने सबसे मोस्ट पूछा ना, लीस्ट पूछता तो हो जाता लास्ट वाला ही। ठीक है, चलो फिर ऑक्सी एसिड फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और सर ऑक्सी एसिड मेन पढ़ने भी है इसके बाद। हाँ बोलो बेटा। सर एक रिएक्शन दिखा दीजिए सर, ऊपर लिखी थी सर 2 रिएक्शन। हाँ देख बेटा सर वो वाला जो, हाँ कौन सा सर लिख लिया। लिख दिया वो तो चलो भेज दूंगा। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं टेस्ट लूंगा तुम लोग का, इसका ले लें सॉलिड स्टेट का ले लें ऑफलाइन टेस्ट। चलो सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट क्लास में 1 घंटे पहले, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो 1 घंटे पहले लेकिन आ जाना, ठीक है। एक मतलब वैसे कितने बजे आते हो, 4:30 पे आते हो? हाँ कल ही है, हाँ तो कल ही हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे पहले, 1 घंटे क्या 100 घंटे पहले आ जाना, 1 घंटे तो पूरा लगेगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट का टेस्ट तो हो जाएगा। जो बच्चे ने हैंड रेज किया वो लोग भी आ जाइए, ठीक है। चलो फिर और ओके, गुड नाइट।